Hello aspirants, welcome to Target UPSC and today we are going to cover about an important report which is in news. ये रिपोर्ट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज की है दिसंबर 2024 में. इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023. यू विल आस्क मी सर व्हाई आर यू सेइंग इट इज रिसेंट. एक्चुअली ये रिपोर्ट रिलीज होना था 2023 में, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस ये रिपोर्ट रिलीज हुआ है दिसंबर 2024 में और आई कैन से 2025 में ये रिलीज हुआ है. लेकिन आज के सेशन में आई एम गोइंग टू कवर दिस रिपोर्ट इन अ होलिस्टिक फॉर्मेट, क्योंकि ये मैंने पूरा रिपोर्ट पढ़ा है एंड हर एक चीज इस रिपोर्ट से जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बोथ फ्रॉम ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव एंड एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है. वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कवर द रिपोर्ट, लेकिन उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट भी हम कवर करेंगे, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखोगे तो फॉरेस्ट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड आई वांट यू टू हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट दिस रिपोर्ट. यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस रिपोर्ट, क्योंकि इस रिपोर्ट में बात की है मैंग्रोव्स पर, इस रिपोर्ट में बात की है फॉरेस्ट फायर पर, ट्री कवर पर, बैम्बू पर. तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो यूपीएससी ने प्रीवियसली पूछे हैं, उस पर इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. सो मेक श्योर यू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स 2025 एंड इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे इस ईयर के एग्जामिनेशन में. चलो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आई वांट योर अटेंशन टिल द एंड. पूरा एंड तक ये वीडियो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. टू स्टार्ट विद सबसे इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. ये 18th रिपोर्ट है. 2023 का जो रिपोर्ट है वो 18th रिपोर्ट है. एक्चुअली ये 18th रिपोर्ट आना था 2023 में, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस एज आई टोल्ड यू ये डिले हो चुका था एंड दिसंबर 2024 में रिलीज हुआ है. तो एक्चुअली इसमें जो गैप आया है वो 2 years का आया है. सेकेंडली ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया हैज बीन रिलीजिंग दिस रिपोर्ट सिंस 1987. एक इंपॉर्टेंट है, 1987 से इंडिया रिलीज करते आया है एंड एवरी 2 years दिस रिपोर्ट इज रिलीज. तो ये एक इंपॉर्टेंट है, एवरी 2 years एंड इट इज बीन रिलीज सिंस 1987. कौन रिलीज करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, विच इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर MOEF. MOEF के अंडर एक इंपॉर्टेंट बॉडी है. मूविंग फॉरवर्ड, यहां कौन से सैटेलाइट का हम यूज करते हैं टू गेट एन आइडिया अबाउट फॉरेस्ट हमारा कितना है, कितना कवरेज ऑफ फॉरेस्ट है, ट्री कवर कितना है. तो यहां जो हम सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो सैटेलाइट यूज कर रहा है टू गेज द फॉरेस्ट इन इंडिया इज रिसोर्ससैट 2 सैटेलाइट एंड उसका LIS-3 सेंसर. अब मैं इस सैटेलाइट के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस रिपोर्ट में मल्टीपल टाइम्स ये सैटेलाइट के बारे में बताया गया है. सो एटलीस्ट यू शुड नो कि 2021 में जो रिपोर्ट आया था 17th एंड 18th रिपोर्ट दोनों वक्त रिसोर्स-2 सैटेलाइट एंड उसका LIS-3 सेंसर के बेसिस पर ये रिपोर्ट बनाया गया है. क्योंकि इतना फॉरेस्ट एरिया एनालाइज करना है तो यूजुअली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सैटेलाइट का यूज लेके अंडरस्टैंड करता है कि कहां फॉरेस्ट डेंसिटी ज्यादा है, कहां कम है. तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट पता चाहिए. नेक्स्ट इज स्टैटिक पर्सपेक्टिव से भी आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर MOEF. इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है. 1981 में एस्टैब्लिश हुआ है. ये 1981 में एस्टैब्लिश हुआ है. रिपोर्ट आ रहा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जो आ रहा है वो 1987 से आ रहा है. तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाट आर द अदर रोल्स ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देख रहे हैं तो डेफिनेटली अदर रोल्स भी जानना जरूरी है. यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इज विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे एंड नॉट जस्ट फॉरेस्ट सर्वे, हम फॉरेस्ट इन्वेंट्री की भी बात करते हैं. अब फॉरेस्ट इन्वेंट्री क्या है, मैं एंड ऑफ द सेशंस में जब हम फॉरेस्ट इन्वेंट्री प्रोग्राम के बारे में देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा. तो सिर्फ हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सिर्फ फॉरेस्ट का सर्वे नहीं करती, फॉरेस्ट इन्वेंट्री का भी सर्वे करती है. सेकेंडली इट डज रिसर्च with respect to changing situation of land and forest resources and analyze this with specific data. तो रिसर्च होता है कि किस तरीके से फॉरेस्ट लैंड हमारा चेंज हो रहा है एंड उस रिलेटेड डेटा भी प्रेजेंट किया जाता है फॉर प्लानिंग पर्पसेस. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता चाहिए इज FSI इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड उसी के लिए इट इंप्लीमेंट्स वेरियस सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट. अब सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, सब कुछ कवर होने वाला है एट द एंड ऑफ द सेशन. तो एक इंपॉर्टेंट चीज है. मूविंग फॉरवर्ड, जैसे नेशनल लेवल पर वी कंडक्ट फॉरेस्ट सर्वे एवरी 2 years, एट द ग्लोबल लेवल ऑल्सो there is an organization which conducts forest survey and
इट इज कंडक्टेड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इनटू टू फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। इसमें से एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसके बारे में हम देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट इज रिलीज एवरी 2 years। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, इट इज रिलीज बाय एफएओ इसको रिलीज करता है। एंड एफएओ और एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज करता है, दैट इज फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। तो एफएओ वर्ल्ड फॉरेस्ट के असेसमेंट के लिए 2 रिपोर्ट रिलीज करता है। फर्स्ट रिपोर्ट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, जो मैंने बताया 2024 में रिलीज हुआ है, एंड सेकंड इज हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। अब ये 2 रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है? ये जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इट इज रिलीज एवरी 2 years, तो एक इंपॉर्टेंट है, एवरी 2 years रिलीज होता है, वेयर एज फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट इज रिलीज एवरी 5 years। दोनों एफएओ लीड करता है, लेकिन स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट में देयर आर अदर यूएन एजेंसीज व्हिच आर आल्सो टेकिंग पार्ट। अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको पता चाहिए बिटवीन दिस रिपोर्ट इज द फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फोकसेस ऑन क्वांटिटेटिव डेटा, whereas state of world forest focuses on qualitative analysis and tries to give policy recommendations to the world। तो ये major difference है। तो quantitative analysis is done by forest resource assessment report which is released every 5 years। 5 years में एक बार रिलीज होता है, FAO रिलीज करता है, एंड ये बताता है अबाउट क्वांटिटी की, कितना फॉरेस्ट है, मतलब व्हाट इज द काइंड ऑफ डिग्रेडेशन, ये स्पेसिफिक डेटा के बारे में बात करता है, हर एक कंट्री में कितना फॉरेस्ट है। एंड स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट मेजरली फोकस ऑन क्वालिटेटिव एनालिसिस। यहां भी कुछ क्वांटिटेटिव टर्म्स पर बात की जाती है, जैसे डिग्रेडेशन कितना हो रहा है, लेकिन मेजरली क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस पर बात की जाती है एंड रिकमेंडेशंस, पॉलिसी गाइडलाइंस दी जाती है। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट एंड स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 में रिपोर्ट रिलीज हुआ था, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट देयर इज डिफॉरेस्टेशन व्हिच इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। तो एक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स इन्होंने रिलीज किए गए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में जो फॉरेस्ट राइज हो रहा है, नेट इंक्रीज इन फॉरेस्ट, इंडिया थर्ड है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया नहीं, इंक्रीज की बात कर रहा हूं, तो इंक्रीज चाइना में हो रहा है, सेकंड ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड इंडिया। तो नेट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, इंडिया इज थर्ड इन रैंक, ये आपको पता चलता है। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, एज आई टोल्ड यू, इट इज रिलीज एवरी 2 years है। इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव डेटा अबाउट द फॉरेस्ट एंड द ट्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस पर फोकस करता है। 2024 का जो रिपोर्ट था उसका थीम था एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट सोल्यूशन थ्रू इनोवेशन। तो इनोवेशन पर बात की गई है, ट्राइंग टू गिव इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू एंश्योर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, टू एंश्योर अफॉरेस्टेशन, टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पर बात की गई है। इट सेड दैट ग्लोबली बिकॉज ऑफ वर्ल्ड एक्शन हमारा डिफॉरेस्टेशन लेवल कम हो रहा है। पहले हम 15.8 मिलियन हेक्टर्स पर ईयर का डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, अब ये जाके कम होके 10.2 मिलियन हेक्टर्स पर बात की गई है। सेकेंडली, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि इंडिया इज रैंक थर्ड विद रिस्पेक्ट टू नेट इंक्रीज। मैंने पहले ही जैसे यहां बताया था न्यूज आर्टिकल में, यही चीज बोली गई है। चाइना फर्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड है, इंडिया थर्ड है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इज ग्लोबल फॉरेस्ट कवरेज कितना है, यहां इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फॉरेस्ट कवरेज अभी 4.1 मिलियन हेक्टर्स है, विच इज 31% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया। तो अगर हमारा फॉरेस्ट कितना है, अगर किसी ने पूछा, तो 31% ऑफ द हमारा जो लैंड सरफेस है उसका 31% हमारा अभी फॉरेस्ट एरिया है। एंड विद रिस्पेक्ट टू लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किस कंट्री में है, अगर हम देखेंगे रशिया में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय ब्राजील, कनाडा, यूएसए, चाइना, ये सारे कंट्रीज मिला के 54% है। अगर इसमें हम ऑस्ट्रेलिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, इंडिया को ऐड करेंगे, ये 2/3 हो जाएगा। तो इंडिया, अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो इंडिया इज 10th, इंडिया इज द 10th। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया वाइज इंडिया 10th है, नेट गेन वाइज इंडिया थर्ड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स अबाउट स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको पता चाहिए। सो अगर क्वेश्चन आ सकता है विच कंट्री हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, वो रशिया है। अगर पूछा गया कि कौन से बायोम में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, तो ये आएगा ट्रॉपिकल बायोम में, या हमारे रेन फॉरेस्ट बायोम में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। सो एरिया वाइज रशिया में है, लेकिन अगर हम बायोम वाइज बात करेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा है। आई होप ये डेटा फैक्ट्स अबाउट फॉरेस्ट रिपोर्ट एंड फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जो रिलीज होता है एवरी 5 years, ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। रिसेंट रिपोर्ट यही बोल रहा है कि डिफॉरेस्टेशन कम हो रहा है, इंडिया ने गेन किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रॉम प्लेस पर्सपेक्टिव, एफएओ रिलीज करता है। सो कमिंग बैक टू आर इंडियाज रिपोर्ट जो एफएसआई निकालता है, जो 2023 का रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स आपको पता चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा फॉरेस्ट कवर क्या है, कितना है, 21.76। ये स्लाइटली बढ़ गया है। फॉरेस्ट कवर हमारा 156 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। हमारा ट्री कवर, अब पूछोगे सर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में डिफरेंस क्या है, सब कुछ बताऊंगा, अब सिर्फ डेटा देख लो।
ट्री कवर हमारा 3.41% है, जो मेजरली बड़ा है। तो हमारा फॉरेस्ट कवर 0.156 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है, इतना नहीं बड़ा है, लेकिन हमारा ट्री कवर ऑलमोस्ट 1300 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो फॉरेस्ट कवर कितना बड़ा है? 156 स्क्वायर किलोमीटर, एंड ट्री कवर क्लोज टू 1300 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे बोल सकते हो। टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 25.17% दिया है, 25.17%। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 का, उसमें बोला गया था कि टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर कितना चाहिए? 1/3 चाहिए। 1/3 मतलब क्लोज टू 33% चाहिए। दैट इज एन टारगेट व्हिच वाज सेट अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। फॉरेस्ट पॉलिसी में बोला है फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, डिफरेंस मैं बताऊंगा लेकिन याद रखो अभी। नेक्स्ट आपको साइड बाय साइड स्क्रब के बारे में पता चाहिए, इसका डेफिनेशन मैं डिटेल में दूंगा, लेकिन बेसिकली ऐसे याद रखिए, स्क्रब्स आर बेसिकली एरिया जहां फॉरेस्ट को डेंसिटी है, जो ट्रीज की डेंसिटी है वो बहुत कम है, सो दे डू नॉट एक्चुअली क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज फॉरेस्ट या ट्री कवर में नहीं है, क्योंकि यहाँ जो फॉरेस्ट की डेंसिटी है, जो ट्रीज की डेंसिटी वो बहुत कम है, इसलिए इसको स्क्रब बोला जाता है। दो यहाँ ट्रीज है लेकिन डेंसिटी ऑफ ट्रीज बहुत कम है, कैनोपी डेंसिटी जो बोलते हैं, लीव्स की डेंसिटी वो कम है, तो इसका जो परसेंटेज है 1.33% है। इसको निकाल के जितना भी परसेंटेज रहता है उसको हम बोलते हैं नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। तो हमारा फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, स्क्रब, ये आपको पता चाहिए कितना है। एंड बेसिकली नॉन फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं? इन तीनों को अगर हम निकाल देंगे, किसको? फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर एंड स्क्रब को, तब हमें पता चलेगा कि हमारा नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है। जैसे मैंने बताया कि हमारा नेट इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर दोनों मिला के देखेंगे तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर है, दैट इज 1445 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें जो फॉरेस्ट कवर है वो 156 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, ट्री कवर क्लोज टू 1300 मतलब 1289 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पहले ही बताया हमारा एम क्या है, हमारा फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर कितना चाहिए? 33% अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम किसको फॉरेस्ट बोलेंगे, किसको ट्री कवर बोलेंगे, किसको स्क्रब बोलेंगे, इसका डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिए गए थे कि किसको हम फॉरेस्ट बोल सकते हैं, एंड क्योटो प्रोटोकॉल से ही हमने क्या निकाला है, इंडिया ने फॉरेस्ट का डेफिनेशन निकाला है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया, एनी एरिया, इट कुड बी प्राइवेट एरिया, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी, ऐसा कोई भी एरिया हो सकता है जहां कैनोपी डेंसिटी इज मोर देन 10% एंड एरिया ऑफ दैट फॉरेस्ट इज मोर देन 1 हेक्टर, ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट कवर बोलेंगे। फॉरेस्ट कवर एक इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट कवर किसको बोलेंगे? अगर ऐसा एरिया है, नो मैटर किसके ओनरशिप में है, बीट पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी, कॉर्पोरेट, नो मैटर, ऐसा एरिया जहां कैनोपी डेंसिटी, फॉरेस्ट जो ट्रीज का डेंसिटी इज मोर देन 10%, कैनोपी डेंसिटी बोलते हैं, एंड एरिया इज मोर देन 1 हेक्टर, हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे फॉरेस्ट कवर। अब फॉरेस्ट कवर में देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। एक तो होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, एंड लास्ट में आता है हमारा ओपन फॉरेस्ट। तो ओपन फॉरेस्ट हम किसको बोलेंगे? जहां कैनोपी डेंसिटी 10 to 40% है, मॉडरेटली डेंस जहां कैनोपी डेंसिटी 40 to 70% है, एंड वेरी डेंस इज मोर देन 70%। वेरी डेंस इज कैनोपी या जो लीफ का, जो ट्रीज का डेंसिटी है, दैट इज मोर देन 70%। तो ऐसे एरियाज को हम बोलेंगे वेरी डेंस। तो ये फॉरेस्ट कवर के अंडर सब डेफिनेशन है। देन कम्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्री कवर? ट्री कवर में द कैनोपी डेंसिटी इज मोर देन 10% लेकिन एरिया इज लेस देन 1 हेक्टर, एरिया इज लेस देन 1 हेक्टर, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको ट्री कवर बोलेंगे। एंड लास्ट आता है स्क्रब, किसको बोलते हैं? स्क्रब मतलब क्या? यहाँ कैनोपी डेंसिटी इज लेस देन 10% है। तो ऐसा कोई भी एरिया है जहां कैनोपी डेंसिटी या फॉरेस्ट का डेंसिटी कम है तो उसको हम स्क्रब बोलेंगे। तो वहां क्या शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स होते हैं, एंड मेजरली स्क्रब एरिया में श्रब्स होते हैं। श्रब्स मतलब आपने देखा होगा, शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स होते हैं, एट सम डिस्टेंस होते हैं, तो उसको हम श्रब्स बोलते हैं। श्रब्स आर कम्स अंडर स्क्रब के अंदर आता है। तो ये डेफिनेशन आपको पता चाहिए। सो कमिंग बैक, अगर किसी ने पूछा कि फॉरेस्ट एरिया का, फॉरेस्ट कवर का डेफिनेशन है, तो आपको पता चाहिए मोर देन 10% कैनोपी डेंसिटी एंड मोर देन 1 हेक्टर। अगर किसी ने पूछा ट्री कवर क्या है, ट्री कवर इज अगेन 10% से ज्यादा है हमारा फॉरेस्ट डेंसिटी और कैनोपी डेंसिटी, एंड एरिया कम है, 1 हेक्टर से कम है, इसलिए हम इसको ट्री कवर बोलते हैं। ये आइसोलेटेड फॉरेस्ट होता है। इसको और डिटेल में देखेंगे। अगेन टू गिव यू डेफिनेशन, ये डेफिनेशन एफएसआई के रिपोर्ट से है। एक्चुअली आई हैव कॉपीड इट फ्रॉम एफएसआई रिपोर्ट, आप जाके देख सकते हो। यहाँ भी यही चीज बोली है, कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% एंड एरिया मोर देन 1 हेक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ forest cover has been further divided into very dense forest,
मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट है। अब कमिंग बैक टू ट्री कवर, ट्री कवर किसको, कैनोपी डेंसिटी तो 10 से ज्यादा है, ट्रीज बहुत डेंस है लेकिन एरिया कम है, छोटे छोटे पैचेस में हमारा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट कवर कैन बी एनीवन, अगर अंबानी ने भी कभी फॉरेस्ट लगाया उसके जामनगर में, तो उसको अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 10% से ज्यादा, एरिया मोर देन 1 हेक्टेयर है, तो डेफिनेटली एफएसआई उसको क्लासिफाई करेगा एज फॉरेस्ट कवर, एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड स्क्रब इज वेयर देयर इज कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% है, हम इसको बोलेंगे, हमने ऑलरेडी ये देखा। अब जो फॉरेस्ट कवर है हमारा 21.76%, उसमें हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट सिर्फ 3.12% है, 3.12% है, हमारा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 9.36 है, एंड हमारा ओपन फॉरेस्ट 9.29 है। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंडिया में अगर कौन सा है तो वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कवर है, फॉलोड बाय ओपन फॉरेस्ट, एंड लास्ट में हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर क्लियर है। नेक्स्ट आता है विथ रेस्पेक्ट टू हाउ मेनी स्टेट्स हैव और यूनियन टेरिटरीज हैव अचीव द टारगेट्स ऑफ मोर देन 33% फॉरेस्ट कवर। तो अगर इसमें आ गया क्वेश्चन तो कितने स्टेट्स है यूनियन टेरिटरीज ने मोर देन 33% जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का टारगेट है, दैट फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर मिला के मोर देन 1/3 चाहिए, दैट इज मोर देन 33%। तो ये 19 ऐसे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है। अगेन दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, इस रिपोर्ट में और एक चीज पर बात की गई है, दैट इज ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। अब ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट क्या है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज पता चाहिए, दैट इज वी हैव रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एंड ग्रीन वॉश। ग्रीन वॉश एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट है जो गवर्नमेंट के हिसाब से ये एरियाज में फॉरेस्ट है। तो बेसिकली रिकॉर्ड फॉरेस्ट या ग्रीन वॉश मतलब क्या है, ऐसा एरिया जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में वहां डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इमेजिन देयर इज सर्टेन पोस्ट इंडिपेंडेंस देयर वाज सर्टेन एरिया जहां पहले फॉरेस्ट था, तो ऐसे एरियाज को हम बोलेंगे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। तो यहाँ क्या है, देयर इज गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ फॉरेस्ट है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से फॉरेस्ट है, बट ऐसा भी कुछ एरिया है अभी प्रेजेंटली जो पहले फॉरेस्ट नहीं था, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी वहां क्या है, फॉरेस्ट है या ट्री कवर है, फॉरेस्ट कवर है या फिर ट्री कवर है, हम इसको बोलेंगे ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट मतलब ऐसा एरिया which is not एक इंपॉर्टेंट है, आपको यहां डेफिनेशन पता चाहिए, refers to forest and tree cover located outside the designated recorded forest area and green wash। especially green wash क्या होता है, सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स में कुछ एरिया हैज बीन designated as forest, तो ऐसे एरियाज को हम ग्रीन वॉश बोलते हैं। क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स में क्या दिया गया है, फॉरेस्ट डेजिग्नेट किया है कुछ एरियाज को, ऐसा एरिया प्लस गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में अगर किसी एरिया को फॉरेस्ट बोला गया है, इन दोनों को छोड़ के अगर कहीं फॉरेस्ट मिलता है अदर लोकेशन में, हम बोलते हैं ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ये ऐसा फॉरेस्ट कहाँ हो सकता है, एग्रीकल्चरल लैंड्स में, अर्बन स्पेसेस में, रोड साइड प्लांटेशन में, वहां ट्री कवर हो सकता है, फॉरेस्ट कवर हो सकता है। आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के बाहर अगर कोई एरिया में फॉरेस्ट है तो हम बोलते हैं उसको ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। तो डेफिनेशन के अंडर है, जो एक्चुअल हम फॉरेस्ट कवर देख रहे हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था 21.76%, उसमें दोनों चीज कवर की गई है। एक्चुअल जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट है, अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमारा 100 एकर्स में है, लेकिन एक्चुअली वहां अभी 70 एकर्स ही फॉरेस्ट है, एंड ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट 40 एकर्स है। तो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर में कौन सा कैलकुलेट किया जाता है, दिस 70 + 40 दैट इज 110। ये 100 कवर नहीं किया जाता, ये एरिया रिकॉग्नाइज है, रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट है बट एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली कौन सा सैटेलाइट जो बताएगा वही है। तो दिस 70 + 40 इज कंसिडर्ड टू बी एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। लेकिन क्लासिफिकेशन में देयर इज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एंड देयर इज ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया। सो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया कितना है, 30 मिलियन हेक्टर्स है, क्लोज टू 30.7 मिलियन हेक्टर्स, एंड दिस अमाउंट्स टू 37% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो क्या बोल रहा है रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट बोल रहा है कि व्हाट वी हैव इज डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट कवर में वी हैव 62% क्या है, फॉरेस्ट है, एंड एक्चुअल जो नया फॉरेस्ट या ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट है विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, अभी उसको फॉरेस्ट नहीं बोला है, ऑफिशियल जो बुक्स पे फॉरेस्ट नहीं है, वो 37% है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, इस डायग्राम से आपको कवर होगा, ये जो एरिया है ये क्या है, दिस इज फॉरेस्ट कवर अंडर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, और ये जो एरिया बाहर का दैट इज ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। तो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट में दोनों आता है, फॉरेस्ट कवर भी आ सकता है एंड ट्री कवर भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीन वॉश क्या है, मैंने जैसे बताया था कि ग्रीन वॉश इज अ डेजिग्नेटेड एरिया एज इन अ
सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स में वो डेजिग्नेटेड एरिया है, वो ग्रीन है, वो फॉरेस्ट एरिया है, उसको ग्रीन मार्क किया है सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो मतलब वो भी डेजिग्नेटेड, वो भी हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया प्लस ग्रीन वॉश के अंदर जितना भी फॉरेस्ट है वो उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू। लेकिन इसके बाहर जितना भी फॉरेस्ट है वो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन व्हाट इज ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट आपको पता चाहिए। सो जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट नहीं है उसको हम ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट बोलते हैं। वहां बोथ फॉरेस्ट कवर भी आता है एंड ट्री कवर भी आ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, आपको ये भी पता चाहिए कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। अगर हम एरिया वाइज देखेंगे, सिर्फ एरिया वाइज, तो मध्य प्रदेश फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, इन स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। लेकिन अगर हम परसेंटेज कंपेयर करेंगे, अगर किसी स्टेट का एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में फॉरेस्ट है, तो परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय मिजोरम, देन कम्स अंडमान निकोबार एंड उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है। तो यहां आपको डिसेंडिंग ऑर्डर्स दोनों पर्सपेक्टिव से पता चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, तो इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हमारे कंट्री में वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। जैसे हमारे पास ड्राई डेसिडुअस है, वेट एवरग्रीन है, डेजर्ट है, थॉर्नी फॉरेस्ट है। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे जो टॉप 5 फॉरेस्ट कौन से टाइप के हैं, ये भी आपको इस रिपोर्ट से पता चलेगा, क्योंकि इस तरीके के पीवाईक्यूज यूपीएससी ने पूछे हैं। तो आपको सबसे पहले पता चाहिए हमारे पास सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जो मेजरली पेनिनसुलर रीजन में है, ड्राई एरियाज में है। सम एरिया ऑफ महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, ये एरियाज में व्हाट यू विल फाइंड इज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट उसके बाद आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्लांटेशन और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, इसका परसेंटेज है। देन कम्स ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स हिल फॉरेस्ट जो हमारे हिमालयन रीजन में है, देन हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट एंड उसके बाद आता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन से सबसे ज्यादा है, तो आपको पता चाहिए सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है, उसके बाद ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस है। तो एटलीस्ट ये दो टॉप आपको पता चाहिए कि कौन से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। इसके बाद भी वी हैव 17 to 18 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, लेकिन ये एटलीस्ट 5-6 टॉप फॉरेस्ट कौन से हैं इंडिया में परसेंटेज वाइज आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज कौन से स्टेट में फॉरेस्ट कवर बड़ा है। सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर हमारा 154 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, तो ये बड़ा है मिजोरम में, फॉलोड बाय गुजरात एंड ओडिशा। तो एक इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं। अगर हम फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर की बात करें, दोनों का साथ में बात करें, तो हियर यू विल फाइंड छत्तीसगढ़। अगर दोनों की बात करें हम किस कौन से एरियाज में दोनों फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर सबसे ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए कि सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो मिजोरम है, लेकिन फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, क्योंकि ट्री कवर क्लोज टू 1300 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, तो ये मेजरली बड़ा है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। तो फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर दोनों कंसिडर किया तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट बड़ा है छत्तीसगढ़ में, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय उड़ीसा एंड राजस्थान। लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ये मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा है। तो ये डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। कमिंग बैक टू कौन से स्टेट्स में ये फॉरेस्ट कवर कम हुआ है, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर कौन से स्टेट्स में कम हुआ है, तो ये आपको यहाँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि मध्य प्रदेश में कम हुआ है, कर्नाटक में कम हुआ है, लद्दाख रीजन एंड नागालैंड रीजन। तो इन रीजन्स में व्हाट वी हैव सीन इज फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। तो फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा बड़ा है मिजोरम में, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ है, अगर डिक्रीज की बात करें तो वो मध्य प्रदेश है। तो एक इंपॉर्टेंट है, ये कुछ एटलीस्ट टॉप 2-3 स्टेट्स आपको हर एक कैटेगरी में पता चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इस फॉर्मेट क्वेश्चन पूछता है। अगर हम सिटीज की बात करें तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से सिटीज में फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, तो यहां आपको पता चाहिए दिल्ली, फॉलोड बाय मुंबई एंड बैंगलोर। ये सारी इंफॉर्मेशन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में है। क्वेश्चन कैन कम कि कौन से सिटी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, तो यहां आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि न्यू दिल्ली में सबसे ज्यादा है। मूविंग फॉरवर्ड, इस रिपोर्ट में मैंग्रोव्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है। ये बताया गया है कि मैंग्रोव्स आर फाउंड इन 3 मेजर रीजन्स, वन इज ईस्ट कोस्ट, सेकंड इज वेस्ट कोस्ट एंड थर्ड इज अलोंग द आइलैंड्स। ये चीजें बताई है। सेकेंडली ये भी चीजों पर फोकस किया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स as they are providing a lot of ecosystem services and they are important for carbon sequestration, they are important for providing habitat for various species। यहाँ से tourism होता है, there is a lot of services which are provided by mangroves। But going back to the basics, इस रिपोर्ट में बोला गया है mangroves are categorized as
टाइप ग्रुप 4 टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब ये कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है? ये क्लासिफिकेशन है चैंपियन एंड सेट फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है, जो हम देखेंगे आगे। लेकिन आपको पता चाहिए ये टाइप ग्रुप 4 फॉरेस्ट में कौन से टाइप फॉरेस्ट आते हैं? लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट आते हैं। अब ये चैंपियन एंड स्टेट जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है, इट इज बीन वाइडली यूज्ड टू क्लासिफाई फॉरेस्ट बेस्ड ऑन इकोलॉजी एंड फिजियोग्राफिक फीचर्स। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन? तो आपको पता चाहिए इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन इकोलॉजी एंड physiographic feature, and इसके अंदर it has been classified, the mangroves have been classified as type group 4 फॉरेस्ट के अंदर, स्पेशली दे आर पार्ट ऑफ लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज मैंग्रोव्स कवर कितना है इंडिया में? तो मैंग्रोव्स कवर 4991 स्क्वायर किलोमीटर्स है, विच अमाउंट्स टू 0.15% ऑफ द टोटल एरिया। एंड इट हैज बीन सेड इन द रिपोर्ट दैट जो सबसे ज्यादा टाइप ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट है दैट इज ओपन फॉरेस्ट, विच अमाउंट्स टू 40% ऑफ द टोटल, फॉलोड बाय मॉडरेटली डेंस मैंग्रोव्स एंड थर्ड इज वेरी डेंस मैंग्रोव्स। तो सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव्स का टाइप ऑफ फॉरेस्ट है दैट इज ओपन, followed by moderately dense and last is very dense। and with respect to परसेंटेज, ये पिछले बार से कम हो चुका है। हमारा पिछले बार जो मैंग्रोव्स कवर था वो 4999 स्क्वायर किलोमीटर था। इस बार देयर हैज बीन अ डिक्रीज ऑफ क्लोज टू 7 स्क्वायर किलोमीटर्स का हमारा जो मैंग्रोव्स कवर है वो कम हो चुका है। अब ये कौन से स्टेट में कम हुआ है? तो मेजरली कम हुआ है गुजरात में कम हुआ है। एंड अगर आप देखोगे 36 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ कम हुआ है। एंड इंक्रीज कौन से स्टेट में हुआ है सबसे ज्यादा? यू हैव आंध्र प्रदेश फॉलोड बाय महाराष्ट्र, जहां इंक्रीज हुआ है। अंडमान निकोबार में भी मैंग्रोव्स कवर कम हुआ है। तो कम मैंग्रोव्स कवर कम कहां हुआ है? ये कम हुआ है गुजरात एंड अंडमान निकोबार। बड़ा कहां है? आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर कौन से स्टेट में है? सो यू विल फाइंड वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय गुजरात। नेक्स्ट इज अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। ये मैंग्रोव्स कवर के परसेंटेज वाइज आपको पता चाहिए कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट इज अगर हम नेट डिग्रीज की बातें करें, मैंने जैसे बताया -7.43 स्क्वायर किलोमीटर हमारा कम हुआ है। अब ये डिक्रीज सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? गुजरात, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इंक्रीज कहाँ हुआ है सबसे ज्यादा? आंध्र प्रदेश। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। एशिया कॉन्टिनेंट वाइज कौन से कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स है? तो एशिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स है, फॉलोड बाय अफ्रीका, देन नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ओशिनिया। ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में है। तो एशिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर। एंड एशिया में भी अगर हम कंसिडर करें, इंडिया में यू हैव क्लोज टू 4992 स्क्वायर किलोमीटर, जैसे मैंने बताया 91 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बात की गई है कि यहाँ जो डाइवर्सिटी है ऑफ ऑल द स्पीशीज इन मैंग्रोव्स, इंडिया स्टैंड्स हाईएस्ट। India has the record of highest biodiversity within mangrove forest. Not just mangrove forest की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो स्पीशीज होंगे, एनिमल स्पीशीज, फ्लोरा, फाउना होगा, तो इस फॉरेस्ट में जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। हम इसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ फॉरेस्ट की नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ फ्लोरा की नहीं बात कर रहे हैं, फाउना की बात कर रहे हैं। तो यहाँ close to 4107 species of flora and fauna, which is considered to be the highest diversity के perspective से highest सबसे ज्यादा है। And here one important fact जो आपको पता चाहिए, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में mentioned है, that भितरकनिका which is in state of Odisha is considered or it is said to be the mangrove genetic paradise एट द ग्लोबल स्केल। तो यहाँ सबसे ज्यादा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी भितरकनिका में है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। विद रेस्पेक्ट टू मैंग्रोव ट्रीज के अगर हम स्पीशीज की बात करें तो इंडिया में 46 स्पीशीज ऑफ मैंग्रोव ट्रीज है। लेकिन अगर हम एरिया वाइज कंसिडर करें कि कौन से एरिया में ये फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट के सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो ये अंडमान एंड निकोबार है। हमारे 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में यू हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट, उसमें से अंडमान निकोबार में ये फॉरेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ मैंग्रोव ट्रीज वो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में है। अगर हम बात करेंगे दो ऐसे मैंग्रोव ट्रीज which are threatened according to IUCN जो इंडिया में है, इसके दो नाम आपको पता चाहिए, that is Hertheria fomes and Sonorita graphita। ये दो important species है which has been listed as threatened under IUCN, एक important चीज है। And these two species are at the brink of local extinction due to low seed viability and slow growth rate। ये दो reasons की वजह से ये species are characterized as threatened under IUCN। Next is इस forest report में there has been a special focus on National Forest Inventory Program। तो ये National Forest Inventory Program क्या है? What is the aim of this important program? As this has been implemented by FSI and this program is run by MOEF। FSI इसको implement करता है या इस program को run करता है। तो National Forest Inventory Program में हम क्या करते हैं? It is a effort। इस program में what we are trying to do is we are trying to assess
मॉनिटर एंड मैनेज फॉरेस्ट रिसोर्सेज एट द नेशनल लेवल। सो सबसे इंपॉर्टेंट है जितने भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज है हम उसका असेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं, सो दैट वी हैव एन आइडिया कि हमारे पास कितना रिसोर्स है। अब इसमें रिसोर्सेज में क्या क्या देखेंगे, एक तो है कि हम फॉरेस्ट कवर देखेंगे, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट देखेंगे, ग्रोइंग स्टॉक एंड बायोमास देखेंगे, सेकेंडली कार्बन स्टॉक देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, फॉरेस्ट सॉइल एंड हेल्थ के बारे में भी देखेंगे। तो इन सारी चीजों का हम मॉनिटर करते हैं, असेस करते हैं एंड मैनेज करते हैं अंडर नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री प्रोग्राम। तो नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री प्रोग्राम में हम सिर्फ फॉरेस्ट नहीं देख रहे हैं, जैसे यहाँ सिर्फ फॉरेस्ट है, लेकिन हम यहाँ ग्रोइंग स्टॉक एंड बायोमास देख रहे हैं, हम बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं, फ्लोरा एंड फाउना देख रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो फॉरेस्ट रिसोर्स है। फॉरेस्ट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब मॉनिटरिंग एंड असेसिंग। इन्वेंट्री देखना मतलब क्या, जितना हमारे पास स्टॉक है उसका काउंट करना। तो मॉनिटर, असेस ऑल द फॉरेस्ट रिसोर्सेस, नॉट जस्ट द फॉरेस्ट बट फ्लोरा, फाउना, हमारा कार्बन स्टॉक, हमारा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सब कुछ देखना है। कमिंग बैक, यहां एक स्पेशल फोकस दिया गया है ग्रोइंग स्टॉक पर। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोइंग स्टॉक? तो ग्रोइंग स्टॉक इज आल्सो कैलकुलेटेड अंडर नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री प्रोग्राम के अंडर। तो बेसिकली ग्रोइंग स्टॉक का डेफिनेशन आपको पता चाहिए। ग्रोइंग स्टॉक रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल लिविंग ट्रीज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स इन अ फॉरेस्ट। तो जितने भी लिविंग ट्रीज है उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रोइंग स्टॉक, एंड इट इज मेजरली मेजर्ड इन मीटर क्यूब में, एंड इट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ टिम्बर और बायोमास दैट इज अवेलेबल फॉर पोटेंशियल यूज और कंजर्वेशन पर्पस है। जितना भी लिविंग ट्री है उसका वॉल्यूम देखेंगे तो बेसिकली हमें पता चलेगा कितना बायोमास है इन द फॉर्मेट ऑफ ट्रीज, एंड सेकेंडली हमें ये भी पता चलेगा टिम्बर की क्वांटिटी पता चलेगी, कितना वुड हमें मिल सकता है। अगर हम ग्रोइंग स्टॉक की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रोइंग स्टॉक है अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में एंड छत्तीसगढ़ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ग्रोइंग स्टॉक सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एरिया सबसे ज्यादा है फॉरेस्ट का, लेकिन ग्रोइंग स्टॉक की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आता है। नेक्स्ट इज आपको कार्बन स्टॉक के बारे में पता चाहिए, क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री में हम कार्बन स्टॉक भी मेजर करते हैं। सो बेसिकली कार्बन स्टॉक रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कार्बन कहाँ कहाँ स्टोर्ड है इन द एंटायर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये हम मेजर करते हैं थ्रू कार्बन स्टॉक। तो कार्बन स्टॉक से हम क्या मेजर करते हैं, वेयर ऑल कार्बन इज स्टोर्ड इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कार्बन कहाँ कहाँ स्टोर्ड हो सकता है, एक तो होता है कि अबव ग्राउंड हो सकता है, ये इज इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ट्रीज। एक हो सकता है बिलो ग्राउंड, इन द बिलो ग्राउंड में ये आएगा हमारा जो रूट्स है उसमें स्टोर हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट कैन बी स्टोर्ड इन द सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ह्यूमस है दैट देयर आल्सो कार्बन इज देयर, इट इज स्टोर्ड। तो हमारा जो सॉइल में कार्बन है दैट इज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। नेक्स्ट यू हैव डेड वुड में भी कार्बन स्टोर्ड है, एंड देन यू हैव लिटर। तो इस तरीके से द कार्बन इज स्टोर्ड इन 5 फॉर्मेट्स इन द फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट है, पांचों का क्वांटिटी जब मिक्स करेंगे हम उसको बोलेंगे कार्बन स्टॉक। तो कार्बन स्टॉक रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो सबसे ज्यादा जो कार्बन स्टोर्ड होता है वो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में फॉर्मेट में होता है, दैट इज इट इज स्टोर्ड इन द सॉइल। इंपॉर्टेंट है, क्लोज टू 55% ऑफ कार्बन इज स्टोर्ड इन सॉइल। इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट अबव ग्राउंड। सेकंड, उसके बाद आता है अबव ग्राउंड मतलब विच इज प्रेजेंट इन द ट्रीज, जो स्टैंडिंग ट्रीज है वो है। देन यू हैव बिलो ग्राउंड मतलब हमारे रूट्स में। थर्ड इंपॉर्टेंट है डेड वुड, एंड लास्ट इज लिटर, बेसिकली जो भी हमारे लीव्स ग्राउंड पर गिरते हैं आफ्टर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ट्रीज, इसको हम लिटर बोलते हैं। तो ये हो गया लिटर। तो ये 5 फॉर्मेट में कार्बन हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में स्टोर होता है। यहाँ सबसे ज्यादा अगर आपको पता चाहिए तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में 55% कार्बन स्टोर होता है, फॉलोड बाय अबव ग्राउंड, फॉलोड बाय बिलो ग्राउंड, देन यू हैव डेड वुड एंड यू हैव लिटर विच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो ये आपको पता चाहिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता चाहिए। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन सबसे ज्यादा है, जो कार्बन स्टोर होता है वो सॉइल में सबसे ज्यादा स्टोर होता है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ है, तो यहां भी यू विल फाइंड अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। हमने देखा था ग्रोइंग स्टॉक भी देखा था, ग्रोइंग स्टॉक भी अरुणाचल प्रदेश में है, कार्बन स्टॉक भी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट इज आपको सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में स्पेशली पता चाहिए, क्योंकि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इज बेसिकली वेयर कार्बन इज स्टोर्ड इन द ऑर्गेनिक फॉर्मेट इन द सॉइल। अब ये 2 फॉर्मेट में स्टोर होता है। फर्स्ट इज जहां कंप्लीटली डिकम्पोज्ड है ऑर्गेनिक फॉर्मेट, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, एंड देयर इज अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो हमारा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, ये 2 फॉर्मेट में है। एक तो है कंप्लीटली डिकम्पोज जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, एंड एक इन अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डिकम्पोज नहीं हुआ है। अब ह्यूमस एज एवरीवन नोस इज अ स्टेट ऑफ वेल डिकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यहां डिकम्पोज हो चुका है, एंड ह्यूमस इज नेसेसरी फॉर सॉइल
फर्टिलिटी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर सॉइल फर्टिलिटी। एंड द ह्यूमस का जो रोल है इन ensuring सॉइल स्ट्रक्चर, इन ensuring सॉइल फर्टिलिटी क्या क्या है हम देखेंगे, क्योंकि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन हैज अ इंपॉर्टेंट रोल। जितना कार्बन सॉइल में रहेगा उतना उसका बेनिफिट है। अब क्या बेनिफिट है ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एंड ह्यूमस, दोनों का सेम बेनिफिट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन किसी सॉइल में ज्यादा होगा तो सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फर्टिलिटी, उसके न्यूट्रिएंट स्टोरेज ज्यादा होगा। सेकेंडली, मॉइस्चर रिटेंशन होता है जब भी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन या ह्यूमस ज्यादा है सॉइल में। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिट ऑफ एयर एंड वाटर मूवमेंट। जब भी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होता है तो देयर इज इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ एयर एंड वाटर टू द रूट्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है। बायोडाइवर्सिटी, इट सपोर्ट्स, जब सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा है तो यहाँ क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, दैट वुड हेल्प अस to recycle important nutrients. Forest ecosystem would be very healthy, resilient होता है जब भी soil organic carbon होता है। It reduces soil erosion and it stores carbon। तो हमारा जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, तो इनडायरेक्टली अगर वो सॉइल में स्टोर्ड है तो CO2 रिलीज कम होगा, तो इनडायरेक्टली इट हेल्प्स इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो बेसिकली जहां जहां सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होता है, फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल इरोजन कम होता है, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, एयर एंड वाटर अवेलेबिलिटी तो रूट्स इंप्रूव होता है। सेकेंडली, यू शुड नो कार्बन स्टोरेज में इंपॉर्टेंट रोल है उसका। सो इस तरीके से सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एंड स्पेशली ह्यूमस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल एंड इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज, इस रिपोर्ट में डेकेडल चेंज ऑफ फॉरेस्ट पैरामीटर्स की बात की है। तो फ्रॉम 2013 टू 2023 हमारे पास नेट इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कितना हुआ है, 16,630 स्क्वायर किलोमीटर्स हुआ है। सो दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन विच वाज देयर। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ मेजर इंफॉर्मेशन नहीं था। नेक्स्ट इज, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट एग्रो फॉरेस्ट्री, क्योंकि इस रिपोर्ट में एग्रो फॉरेस्ट्री पर स्पेशल फोकस दिया गया है। FAO defines agroforestry with a specific definition। आपको पता चाहिए agroforestry which is a part of social forestry, लेकिन agroforestry का definition पता चाहिए। It is, agroforestry is a collective name of land use system and technology where woody perennials are deliberately used on the same land management units as agriculture, crops and animals in some of spatial arrangement। तो यहाँ क्या बोला गया है in simple words, यहाँ agriculture एंड हमारे जो फॉरेस्ट के ट्रीज है साइमल्टेनियसली लगाए जाते हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट साथ में ग्रो किया जाता है। सो अगर ये फार्म लैंड है तो इसके बॉर्डर्स पर हम क्या करेंगे, हमारे फॉरेस्ट जो प्लांट्स है, ट्रीज है, हम वहां प्लांट करेंगे। बीच में व्हाट विल हैव इज हमारा एग्रीकल्चरल होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे, पेरिनियल ट्रीज हम यहाँ प्लांट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए, वुडी पेरिनियल ट्रीज हम प्लांट करेंगे अलोंग द बॉर्डर्स, इसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। एंड स्पेशली यहां बोला गया है, इस रिपोर्ट में बोला गया है दैट वी हैव 3 इंपॉर्टेंट ट्रीज विच आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट प्रेवलेंट एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रीज जो हमारे इंडिया में है। सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्निफेरा इंडिका, सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज बीन मोस्ट प्रेवलेंट एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री जो इंडिया में प्लांट की जाती है, फॉलोड बाय अजाथ्रिका इंडिका। नेक्स्ट इज प्रोसोपिस जूलिफेरा, एरेका एंड इक्विलिप्टस स्पीशीज। तो ये कॉमन हमारे पास एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रीज है। तो यहाँ आपको पता चाहिए मैग्निफेरा इंडिका, अजाथ्रिका, प्रोसोपिस, एरेका, यूकेलिप्टस आर कॉमन हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रीज है। मूविंग फॉरवर्ड, एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ टाइप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। तो आपको सोशल फॉरेस्ट्री एंड उसके सब टाइप्स पूरा एकदम डिटेल में पता चाहिए। सबसे ऊपर आता है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री के सब टाइप्स है। फर्स्ट इज एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री सिंपल है, अलोंग द कैनल्स हम क्या करते हैं, ट्रीज प्लांट करते हैं, जो हमारे वाटर कैनल्स हैं उसको हम एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री बोलते हैं। देन यू हैव फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं, हम कंप्लीटली हम वहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं लेते हैं, हम कंप्लीटली वहाँ क्या करते हैं, ट्रीज ग्रो करते हैं, जैसे रबर प्लांटेशन हो गया। नेक्स्ट कम्स अर्बन फॉरेस्ट्री, जो अर्बन एरियाज है, फॉरेस्ट है, हमारे गार्डन्स है, हमारा नगर वन प्रोग्राम हो गया, हमारा जो वारजे फॉरेस्ट है, दैट इज अ टाइप ऑफ एरियाज जहां हमारे सिटी के अंदर वी हैव फॉरेस्ट प्लांटेशन, तो हम उसको बोलते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट इज यू हैव रूरल फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री में वी हैव 2 सब टाइप्स। वन इज एग्रो फॉरेस्ट्री, जहां एग्रीकल्चर, हमारे एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री तीनों एक साथ चलता है। एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, मतलब जो कम्युनिटी लैंड है, ओपन लैंड है इन अ विलेज, वहां हम ट्रीज ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। तो ये आपको सब डिविजन्स पता चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3-4 इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसी के अंडर वी हैव सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, जहां एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट किया जाता है। देन वी हैव नेशनल बैम्बू मिशन, जहां भी हम क्या कर रहे हैं, बैम्बू कल्टीवेशन बढ़ा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली व्हाट हैपेंस इज एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट होती है अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ द फील्ड। हम क्या करते हैं, बैम्बूज ग्रो करते हैं, तो वो हमारा बैम्बू मिशन से हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलप होती है। एंड वी हैव नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम्स, जहां हम ऑयल पाम ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली ये भी एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करते हैं। सो अलोंग द
along the circumference of the हमारे फार्म व्हाट वी डू इज वी प्लांट दिस इंपॉर्टेंट ट्रीज। ठीक है, तो ये 3 मेजर्स है ऑफ प्रमोटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट इस रिपोर्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, दैट इज सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज प्रमोटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री इन इंडिया, एंड ये बेस्ड है झांसी में बेस्ड है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इस रिपोर्ट में नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी के बारे में बात की है, बिकॉज दिस वाज लॉन्च इन 2014 एंड फ्रॉम दैट टाइम वी हैव बीन ट्राइंग टू प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री। एज आई टोल्ड यू, ये पॉलिसी का एम है कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स हम क्या करें, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करें। एग्रीकल्चर लैंड में यू हैव क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट ट्रीज ग्रोन टुगेदर। तो हमारे पास एक पॉलिसी थी, 2014 की पॉलिसी है, इसके कुछ एम्स एंड जो आउटकम्स है, हम जो मेजर्स हैं एंड गोल्स है आपको पता चाहिए। तो बेसिकली गोल्स क्या है इस एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी के, क्योंकि ये मेंशन किया गया है इस साल के फॉरेस्ट पॉलिसी में, ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी क्या है, तो एटलीस्ट आपको पॉलिसी पता चाहिए। तो एम क्या है इस एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी का, फर्स्ट इज टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम, तो हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स से इनकम मिल रहा है लेकिन फॉरेस्ट्री से भी इनकम मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट कंजर्वेशन, इससे हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी प्रमोट कर रहे हैं। सस्टेनेबल लैंड यूज प्रमोट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज फूड एंड फूड सिक्योरिटी, दोनों इंश्योर करेंगे। एंड लास्ट इज इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देंगे फॉर फार्मर्स। तो इस पॉलिसी का एम है इंश्योरिंग दैट फार्मर्स इनकम बढ़े, हमारा सस्टेनेबल लैंड यूज हो, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो, हमारे फूड एंड फूड सिक्योरिटी हो, एंड हम साइड बाय साइड फार्मर्स को सपोर्ट कर पाए। एक्चुअली हम इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क to support agroforestry. We are going to give financial assistance to farmers who are pushing agroforestry, awareness देंगे, training देंगे in agroforestry, primal resilient crops provide करेंगे। Next is research and development in agroforestry promote करेंगे, and जो regulations है उसको simplify करेंगे। तो basically कोई भी पॉलिसी का यही रोल होता है कि हम इंसेंटिवाइज करते हैं, रिसर्च एंड डेवलप करते हैं, अवेयरनेस डेवलप करते हैं, हमारा रीच बढ़ाते हैं। साइड बाय साइड वी आल्सो ट्राई टू एंश्योर दैट वी प्रोवाइड अ इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू प्रमोट दिस पॉलिसी। तो इस पॉलिसी का ये आउटकम हम प्लान कर रहे हैं, या इस तरीके से ये पॉलिसी काम करेगी। नेक्स्ट इस पूरे रिपोर्ट में फॉरेस्ट फायर्स पर बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ बोला गया है फ्रॉम फरवरी टू मई, स्पेशली मार्च अप्रैल में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स होते हैं इंडिया में। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर ऑफ इंसिडेंट सबसे ज्यादा हमारा मार्च टू मई के बीच में है, एंड मार्च एंड अप्रैल में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट इज कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हमारे पास है ये फायर डिटेक्शन होता है, तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फायर डिटेक्शन होता है, फॉलोड बाय उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो एक इंपॉर्टेंट है, ये मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा, यू हैव उत्तराखंड, यू हैव छत्तीसगढ़ एंड यू हैव उड़ीसा, जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट डिटेक्ट होते हैं थ्रू अ सैटेलाइट। अब कौन सा सैटेलाइट यूज होते हैं हम पूरा देखने वाले हैं डिटेल में। अगर हम इस रिपोर्ट में बात करें फॉरेस्ट फायर की, व्हाई आई एम टेकिंग दिस फॉरेस्ट फायर इन डिटेल, क्योंकि मेंस में आ सकता है एंड प्रीलिम्स में भी पता चाहिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है, दैट इज एट द ग्लोबल लेवल बिटवीन 2001 टू 2022 हमारा 126 मिलियन हेक्टर्स ऑफ ट्री कवर लॉस हैज बीन हैपेंड बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर, 126 मिलियन हेक्टर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट there are other factors which is driving this deforestation or forest loss। ये total बाकी का 336 million hectares है, so close to 1/4 of the total forest is lost because of forest fire। तो एक important fact आपको पता चाहिए। अब यहाँ reasons दिए गए हैं इस रिपोर्ट में, region wise reasons दिए गए हैं। रीजन क्या है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में हमारे पास रीजंस क्या है, इज बिकॉज ऑफ पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट क्या होता है, देयर आर पाइन नीडल्स व्हिच फॉल्स फ्रॉम द पाइन फॉरेस्ट एंड ये रब होती है एंड दे आर वेरी इन्फ्लेमेबल। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। एंड सेकंड रीजन इज ट्रांसह्यूमन पेस्टोरियलिस, जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है फ्रॉम दिस पेस्टोरियलिस, उस वजह से भी फॉरेस्ट फायर होता है। फायर इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज अकाउंट टू ड्राइड वेजिटेशन एंड एक्सटेंसिव ग्रासलैंड हैबिटेट। तो वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री में बिकॉज ऑफ ग्रासलैंड एंड ड्राई रीजन की वजह से होता है। फायर इन सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में इट इज अकाउंट ऑफ लार्ज सेल कलेक्शन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो कलेक्शन होता है। अब ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने के लिए व्हाट द पीपल इन द फॉरेस्ट डू इज दे बर्न द फॉरेस्ट, जिस वजह से एक्सेसिबिलिटी टू दिस नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्रीज होता है। बिकॉज ऑफ दिस ये फॉरेस्ट फायर ग्रो होता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इज बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो आपको स्पेसिफिक रीजन पता चाहिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में हमारे पास क्या रीजन है, इज बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वजह से है। अलॉन्ग विथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में बिकॉज ऑफ
ड्राइड रीजन्स है, हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ ड्राइड रीजन है। सेकेंडली हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन में द रीजन इज पाइन फॉरेस्ट एंड हमारा ट्रांसह्यूमन्स पेस्टोरलिस। मूविंग फॉरवर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मेजर्स ले रही है, स्पेशली एमओईएफ, टू आइडेंटिफाई फॉरेस्ट फायर्स एट एन अर्लियर स्टेज। ये हमारे पास सिस्टम है, इसका नाम है फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3.0 फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम। इसमें हम कौन से सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं, हम सैटेलाइट यूज कर रहे हैं नासा का सैटेलाइट है SNPP VIRS का, उसका सैटेलाइट का नाम है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस SNPP सैटेलाइट एंड उसमें वी टेक दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम नासा. This information is sent to National Remote Sensing Center, which is based in Ahmedabad, and then it is sent to FSI. So basically through this mechanism what we get is information was forest fires. अब ये सैटेलाइट, एंड इसके पहले हम यूज करते थे सैटेलाइट फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 2.0 में हम टेरा एंड एक्वा सैटेलाइट ऑफ नासा यूज करते थे। अब हम सैटेलाइट कौन सा यूज कर रहे हैं, SNPP VIRS सैटेलाइट यूज कर रहे हैं। तो दोनों नासा के सैटेलाइट है, वहां से इंफॉर्मेशन आता है इसरो के पास, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर अहमदाबाद, वहां से इंफॉर्मेशन जाता है FSI के पास, एंड FSI एक अर्ली वार्निंग सिस्टम रिलीज करता है विद रिस्पेक्ट टू कौन से रीजन में फायर डिटेक्ट की गई है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। यहां पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि इस आर्टिकल में बोला गया है कि ये जो SNPP सैटेलाइट्स है, SNPP सैटेलाइट है, टेरा एंड एक्वा सैटेलाइट है, दे आर नॉट एबल टू डिटेक्ट फॉरेस्ट फायर इन इंडिया इन एन इफेक्टिव वे। अब ये क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रहे, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है ना, इट पासेस ओवर अर्थ एट 1:30 PM को ये पास कर देते हैं, एंड ये इंफॉर्मेशन फार्मर्स को पता चल गई है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जो हमारा जो स्टबल बर्निंग हो रही है वो कब करते हैं, वो स्टबल बर्निंग करते हैं आफ्टर 1:30, जिस वजह से वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट दिस स्टबल बर्निंग। तो स्टबल बर्निंग एंड स्पेशली एनी बर्निंग, द सैटेलाइट कैन डिटेक्ट एनी बर्निंग। तो स्टबल बर्निंग हम क्यों डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, इज बिकॉज हमारे जो फार्मर्स है वो फॉरेस्ट बर्न करना स्टार्ट करते हैं आफ्टर 1:30, एंड इसकी वजह से हमारा जो SNPP का सैटेलाइट है या फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम है वो इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। अब इट वाज सेड दैट the government of India should take inputs from various other satellites. So सिर्फ इस सैटेलाइट पर हमें रिलाई नहीं करना चाहिए, but there are other satellites of different countries which can help us. जैसे Meteosat है of Europe, you have Himwara of Japan, you have GeoComSat of South Korea. So these satellites were there in this news article which said that we cannot rely on just SNPP satellite or Terra and Aqua satellite. We have to use other satellites to identify stubble burning. क्योंकि burning, स्टबल बर्निंग हो या फॉरेस्ट फायर बर्निंग हो, तो आइडेंटिफाई तो हम स्पेस से ही कर रहे हैं, लेकिन SNPP इज नॉट एबल टू डिटेक्ट दिस स्टबल बर्निंग। व्हाई? बिकॉज ये 1:30 के बाद स्टबल बर्निंग स्टार्ट होती है, लेकिन फॉरेस्ट फायर जब होता है तो वो कंटिन्यूस होता है। तो फॉरेस्ट फायर के लिए वी कैन यूज SNPP सैटेलाइट बट नॉट फॉर स्टबल बर्निंग। अपार्ट फ्रॉम दैट we have forest weather index. Basically ये क्या है, it analyzes the weather condition कि कितने dry winds है, and based on that ये क्या करता है, एक alert system release करता है for states कि यार आपके एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है, ड्राइनेस ज्यादा है, विंड्स ब्लो कर रही है, तो देयर इज अ चांस कि आपके एरिया में फॉरेस्ट फायर हो सकता है। तो ये फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय FSI. नेक्स्ट इज सचेत पोर्टल। बेसिकली ये पोर्टल है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, विच ट्राइज टू गिव इंफॉर्मेशन कि कौन सी एरियाज में हमारे डिजास्टर प्रोन है, एंड फायर इज वन ऑफ द डिजास्टर। तो सचेत पोर्टल में व्हाट इज गिवन इज इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट कौन से एरियाज में फॉरेस्ट फायर है। तो बेसिकली इट्स लाइक अ प्री अलर्ट सिस्टम विच इज गिवन टू ऑल द स्टेट्स एंड इट्स सिटीजन्स ऑल्सो। अगर आप सचेत पोर्टल पे जाओगे तो हियर यू विल फाइंड, ये NDMA का है ये पोर्टल विच गिव्स इंफॉर्मेशन। अगर आप देखोगे तो यहाँ बोला गया है कि यहाँ फॉरेस्ट फायर प्रोन है, यहाँ साइक्लोन आ सकता है, यहाँ लाइटनिंग हो सकता है, क्लाउड। सो इट टॉक्स अबाउट ऑल द डिजास्टर्स एंड स्पेशली फॉरेस्ट फायर पर भी इसका स्पेशल वॉच होता है। सो बेसिकली थ्रू सचेत पोर्टल स्टेट्स एंड सिटीजन्स कैन नो कि कौन से एरियाज आर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर एंड कौन से एरियाज में फॉरेस्ट फायर देखी गई है। नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव वन अग्नि जियो पोर्टल विच इज बेसिकली सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेस्ट फायर एंड इट इज बीन मैनेज्ड बाय FSI. तो वन अग्नि जियो पोर्टल में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट फॉरेस्ट फायर एंड इट इज एट वन प्लेस, कौन से एरिया में है, कौन से लोकेशन में, सारी इंफॉर्मेशन कि कौन से मेजर्स लेने चाहिए, एंड दिस इज मैनेज्ड बाय FSI। 2019 में स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज एट द ग्लोबल लेवल वी हैव ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच विच इज अ पोर्टल विच गिव्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेस्ट फायर्स। इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफॉरेस्टेशन, कहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कहाँ फॉरेस्ट है। दिस इज बिन गिवन बाय ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एंड दिस portal is been developed by
वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इन्होंने डेवलप किया है। तो ये भी सारी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन FSI रिपोर्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग जो इस रिपोर्ट में बोली गई है इज अबाउट बैम्बू कवर। बैम्बू कवर अगर आप ये लास्ट पार्ट जानोगे तो आपको पता चलेगा हाउ गवर्नमेंट इज प्लेइंग विद डेटा फैक्ट्स, ये आपको पता चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बैम्बू टेक्निकली ये ग्रास है, लेकिन हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था 1927 का, इसमें इसको बोला गया था कि ये ट्री है। लेकिन फिर जब ट्री बोला गया तो हम बैम्बू कल्टीवेशन, बैम्बू हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते थे अच्छे से, तो 2017 में अमेंडमेंट किया गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में एंड इसको बोला गया कि ये अब ट्री नहीं है, ग्रास है। तो अभी प्रेजेंटली 1927 एक्ट क्या बोल रहा है, ये ग्रास है एंड जब ग्रास है तो एनीवन कैन कट ग्रो, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब भी ट्री बोला जाएगा तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। इफ यू हैव टू कट एनी ट्री आपको सारी परमिशंस लेनी पड़ती है, लेकिन नाउ इट हैज बीन क्लासिफाइड एज अ ग्रास, तो ग्रास मतलब यू कैन ग्रो, कट इट। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए कि इस फॉरेस्ट सर्वे में फॉर द फर्स्ट टाइम बैम्बू कवर हैज बीन कवर्ड अंडर ट्री कवर। हमने ट्री कवर का डेफिनेशन देखा था, एनी एरिया जहां कैनोपी डेंसिटी इज मोर देन 10%, एरिया इज लेस देन 1 हेक्टर। ट्री कवर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, लेकिन यहाँ सबसे फर्स्ट टाइम क्या किया हमने, बैम्बू कवर को भी ट्री कवर के अंडर कवर किया है। बैम्बू इज नॉट अ ट्री, इट इज अ ग्रास। वी हैव इवन कैलकुलेटेड इट एंड ऑफ द टोटल ट्री कवर जो इंडिया में है 1,12,000, उसमें से 4,000 स्क्वायर किलोमीटर ये बैम्बू कवर है। तो इमेजिन कीजिए बैम्बू कवर 4,000 स्क्वायर किलोमीटर, हमने बैम्बू कवर ट्री कवर में इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बैम्बू, एज आई टोल्ड यू, ये टेक्निकली ग्रास है, पहले इसको ट्री बोला गया था, अब ग्रास में ही कंसिडर किया जाता है। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में ग्रो होता है। इसको ग्रीन गोल्ड बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव यूज, एग्रीकल्चर, फर्नीचर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, लैंड डिग्रेडेशन मैनेजमेंट इसमें यूज होता है एंड इरिगेशन में भी यूज होता है, कंस्ट्रक्शन और फॉरेस्टेशन पर्पसेस में यूज होता है। हाईएस्ट बैम्बू कवरेज मध्य प्रदेश में है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में बैम्बू कवर सबसे ज्यादा है, ट्री कवर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। इट ग्रोज अक्रॉस इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेट विद मैक्सिमम बैम्बू कवर, आज मैंने पहले बोला मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बड़ा है। हाईएस्ट डिक्रीज कहाँ हुआ है, कर्नाटक एंड मणिपुर। कर्नाटक मणिपुर में कम हुआ है, वेरएस मध्य प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश में बड़ा है। सो आई होप इस सेशन के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट टाइप्स, ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज ये लेक्चर और एक बार देखिए, नोट्स को साथ देखिए, मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप नोट्स एंड वीडियो साइड बाय साइड देखोगे तो आपका रिवीजन बहुत सही तरीके से होगा। नेक्स्ट इज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।